सिस्टम जो है वो खत्म होना चाहिए। तो इंडियन कल्चरल सिस्टम को बर्बाद करने के लिए मैकॉले को यहां भेजा गया। मैकॉले जब यहां आया तो उसने इस देश का एक सर्वे कराया, और सर्वे करा के उसमें रिपोर्ट क्या आई? रिपोर्ट आई कि हिंदुस्तान का जो कल्चरल सिस्टम है वो यहां के गुरुकुलों पर टिका हुआ है। इस देश में स्कूल्स चलते थे जिनको गुरुकुल कहा जाता था, और सारे देश में स्कूलिंग सिस्टम कैसा था? 1835 में ये जो सर्वे हुआ उसी की रिपोर्ट में आपको कोट कर रहा हूं। अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों के कई 1500-1600 ऑफिसर्स लगे मैकॉले के आदेश पर कि आपको ये सर्वे करना है कि हिंदुस्तान की संस्कृति किस पर टिकी हुई है। तो उस सर्वे से निकला कि यहां की पूरी संस्कृति स्कूलों पर टिकी हुई है, गुरुकुलों पर टिकी हुई है। आश्रम पद्धति से स्कूल चलते हैं। तो स्कूलों में क्या क्या पढ़ाते हैं? तो जो सर्वे है उस सर्वे की रिपोर्ट में एक ही हिस्सा मैं आपको दे रहा हूं तो आपको पता चले कि यह देश कैसा रहा होगा। मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के सर्वे की रिपोर्ट बताती है 1835 में 1.5 लाख कॉलेज हैं पूरी प्रेसिडेंसी। और मैंने उस जमाने के अंग्रेजों के लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी से। उनको इसलिए निकलवाया कि यह पता करूं कि 1835-40 में मद्रास में गांव कितने हैं, कुल नंबर ऑफ विलेजेस कितना। तो टोटल गांव हैं 1,57,000 और कॉलेजेस कितने हैं? 1.5 लाख। 1,50,000 कॉलेज हैं। माने ऑन एन एवरेज हर गांव में एक कॉलेज है। और उस कॉलेज को अंग्रेज क्या कह रहे हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में, उसी टर्मिनोलॉजी को मैं दे रहा हूं, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स, माने उच्च शिक्षा के कॉलेज हैं, कोई छोटे स्कूल नहीं है। स्कूलों के बारे में तो वो कह रहे हैं कि हर गांव में 2-3 हैं, लेकिन ये जो 1.5 लाख हैं ये कॉलेजेस हैं। और इन 1.5 लाख कॉलेजों में पढ़ाया क्या जाता है? अंग्रेजों का वही सर्वे बता रहा है कि इनमें से 1,500 कॉलेजेस तो सर्जरी के कॉलेजेस हैं, जहां एमएस की डिग्री मिलती है। अब उसको एमएस नहीं कहते होंगे, एमएस अंग्रेजी का शब्द है, संस्कृत में बड़ी भारी डिग्री है। सर्जरी की शिक्षा देने वाले 1,500 कॉलेजेस हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में। सारे देश की बात नहीं चल रही, 1/3 हिंदुस्तान की बात चल रही। और वो सर्जरी में पढ़कर निकलने वाले लोग कौन है? ये भी बड़ा मजेदार। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में एक जाति है जिस जाति को आप इस देश में नाई कहते हैं, जो बाल बनाते हैं। एक्चुअली वो 1500 कॉलेजेस में पढ़ने वाले जितने सर्जन हैं वो सब नाई हैं जाति से। तो कभी कभी इस देश में एक गलतफहमी हो गई है हमको अंग्रेजों की वजह से कि शूद्रों को तो पढ़ने ही नहीं दिया इस देश में लोगों। शूद्रों पे तो ब्राह्मणों ने इतने अत्याचार किए कि वो पढ़ ही नहीं पाए। अगर नाई सर्जन है इस देश में तो ये कैसे असंभव है कि शूद्रों को हमने पढ़ने नहीं दिया? और उस कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज है, क्लासिफिकेशन किया है अंग्रेजों ने, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय के आधार पर। वो क्लासिफिकेशन क्या है? कॉलेजेस में पढ़ने वाले करीब 70% लोग शूद्र हैं 1.5 लाख कॉलेजेस में पढ़ने वाले, और 30% में ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं। टोटल 30% में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और 70% में सिर्फ शूद्र। और उसी रिपोर्ट में एक दूसरी बात है कि हिंदुस्तान में जो शूद्र हैं इनके हाथ में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। ये अंग्रेजों की रिपोर्ट कह रही है, मेरी रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी सबसे ज्यादा यही जाति है जो कर रही है। तो मद्रास में और मद्रास के आसपास के इलाके में आज भी आप जाइए, एक जाति है वहां पर जिनको पेरियार कहते हैं। पेरियार जाति आज के समय में बहुत नीची जाति मानी जाती है मद्रास में, साउथ में, पूरे साउथ में। लेकिन 1835 में यह पेरियार जाति की हैसियत क्या है उस सर्वे के आधार पर? तो जो कॉलेजेस हैं वहां पर आर्किटेक्ट के, बिल्डिंग डिजाइन के कॉलेजों की संख्या करीब 2200-2300 के आसपास है पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी। तो आर्किटेक्ट के जितने कॉलेजेस हैं उन सबके जो सबसे महत्वपूर्ण आचार्य हैं वो सब पेरियार हैं। और उनके यहां पढ़ने वाले जितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं, वो सब पेरियार हैं जाति से। दक्षिण भारत में जितने मंदिर आपने देखे, मीनाक्षीपुरम का हो, मदुरई का हो, वगैरह वगैरह,
दक्षिण भारत में मंदिरों की बड़ी भारी परंपरा, शायद वैसे मंदिर उत्तर भारत में हमको नहीं दिखाई देते। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, मंदिरों की डिजाइन के हिसाब से, और ऐसे अद्भुत अद्भुत मंदिर मैंने देखे हैं दक्षिण भारत में कि मंदिर में आप एक जगह खड़े हो जाइए एक कोने में और आवाज लगाइए तो 3 किलोमीटर दूर आपकी आवाज दूसरे को सुनाई दे जाए। डिजाइन का, कंस्ट्रक्शन का जो डिजाइन है वो। तो ये जो डिजाइन बनाने वाली जाति है ये है पेरियार, और पेरियार जातियों का सबसे बड़ा काम रहा है दक्षिण भारत में मंदिरों को बनाने का। तो मंदिर बनाने वाली ये जाति है जो पूरे दक्षिण भारत में सबसे मजबूत मानी जाती है। ये उनकी रिपोर्ट है अंग्रेजों की। बाद में क्या हुआ है, उसी पेरियार जाति को 1890 के बाद बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने। कैसे बर्बाद किया है? एक अंग्रेज ऑफिसर है जिसका नाम है A.O. ह्यूम, जिसने बाद में कांग्रेस बनाई है। यह मद्रास का कलेक्टर रहा। तो मद्रास के कलेक्टर की हैसियत से इस आदमी ने एक नोटिफिकेशन किया, कानून बना दिया। क्या कानून बना दिया? उस नोटिफिकेशन के पहले दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं वो पेरियार लोग बनाते हैं। A.O. ह्यूम ने नोटिफिकेशन किया कि आज के बाद पेरियार मंदिर नहीं बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो वो कानूनी अपराध होगा। कानून बना दिया उसने। कानून बना के उस जाति को मंदिर बनाने से रोक दिया उसने। तो नतीजा क्या हुआ? 50-60 साल के बाद ये जाति धीरे 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 खत्म होती गई और आज बिल्कुल किनारे पर पड़ी हुई। अंग्रेजों ने ऐसे तोड़ा है भारतीय समाज को। सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी। भारतीय संस्कृति की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि पूरी की पूरी सोसाइटी इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी रही है। इसको अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं, मैं भी उसको मुहावरे में कहता हूं फेस टू फेस कम्युनिटी है। फेस टू फेस कम्युनिटी माने हर कम्युनिटी के पास कुछ विशेष किस्म का हुनर है, दूसरे के पास अपना हुनर है, दोनों का हुनर एक दूसरे के काम में आ रहा है। जैसे कोई है जो जूता बना सकता है, मुझे जूता पहनना है तो उसका बनाया हुआ जूता मैं खरीद रहा हूं, बदले में उसको मैं अनाज दे रहा हूं, गेहूं दे रहा हूं, चावल दे रहा हूं। मेरे गांव में धोबी है, उसको कपड़ा धोने का हुनर है, तो वो कपड़ा धोकर मुझे दे रहा है, उसके बदले में मैं उसको गेहूं चावल मेरी दादी मां उसको देती है। मैं अभी भी गांव में जाता हूं तो देखता हूं। तो एक खास तरह की सोसाइटी है जिसके पास एक तरह का हुनर है, स्किल है। सब लोगों के पास सारे तरह के हुनर नहीं होते हैं। तो उन हुनर वाली सोसाइटीज को इस देश में शूद्र कहा गया, और अंग्रेजों ने उनकी हैसियत नीचे गिराई। क्योंकि मैकॉले जब यह कह रहा है कि इंडियन सोसाइटीज को तोड़ना है, अगर अंग्रेजों के लिए गुलाम बनाना है, तो वो एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा। वो कह रहा है कि किसी भी खेत में दूसरी फसल लगाने से पहले उस खेत को खूब जमकर जोता जाता है। माने हिंदुस्तान के समाज में विदेशी संस्कृति लाने से पहले इसको जोत दो कस के, माने जो कुछ है वो नाश कर दो, उसके बाद उसमें ब्रिटेन की संस्कृति के बीज डालो, तब कुछ इसमें से निकलेगा। और वो क्या कर रहा है? वो दो बातें कह रहा है जो मैं आज के समय में आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो कह रहा है कि भारतीय समाज की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं जो मेरे समझ में आ गया है। पहली तो भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसको तोड़ना, और दूसरी भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है इसको तोड़ना। और भारत की शिक्षा व्यवस्था कितनी जबरदस्त है जिसका वो वर्णन कर रहा है। 1835 में इंग्लैंड में कोई जानता नहीं कि सर्जरी क्या होती। 1835 की बात कर रहा हूं। इंग्लैंड में सबसे पहले सर्जरी की पढ़ाई शुरू हुई है 1910-1911 में। हिंदुस्तान में उससे हजारों साल पहले सर्जरी पढ़ाई जा रही है। प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है ये बात अंग्रेज जानते नहीं 1850-1860 तक। हिंदुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी उसके कई सौ साल पहले से पढ़ाई जा रही है। मेरे पास एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट है, पब्लिश्ड स्टेटमेंट है। कर्नल कूट एक बड़ा ऑफिसर है जो हिंदुस्तान में लड़ने के लिए आया है, और ये लड़ा है हैदर अली के साथ। हैदर अली दक्षिण भारत का एक बड़ा राजा है, उससे कभी अंग्रेज जीत नहीं पाए। तो लड़ाई में कर्नल कूट हार जाता है और हैदर अली उसको मारता नहीं है, उसकी नाक काट लेता और कहता है कि तुम जाओ इंग्लैंड में, तब तुम बताना कि नाक कटवा के आए हो। हिंदुस्तान में उस समय मुहावरा चलता है, नाक कटवा दी माने बेइज्जती हो गई। तो हैदर अली कह रहा है कि तुम्हारी नाक काट के मैं ब्रिटेन भेजूंगा ताकि ब्रिटेन के लोग जाने कि तुम्हारी बेइज्जती हुई। कर्नल कूट की वो नाक काट लेता। कटी हुई नाक लेकर कर्नल कूट वहां से भागता।